तो ये कहानी है कुछ ऐसे एलियंस की जो मानवता को धरती से मिटाने आए थे और इंसानों के बड़े से बड़े हथियार भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। पर उनमें से एक एलियन इंसानों की भावनाओं को समझने लगा, जिसकी वजह से उसने इंसानों को बचाने का फैसला कर लिया। पर क्या वो अपनी ही सभ्यता के खिलाफ जाकर ऐसा कर पाएगा? ये जानने के लिए चलिए बढ़ते हैं सीधा इस कहानी की ओर। साल 1928 भारत के काराकोरम पर्वत, जहां एक माउंटेन क्लाइंबर अपने कैंप में ठहरा हुआ था। तब रात के सन्नाटे में वो अपने कैंप के बाहर एक रहस्यमयी चमक देखता है जो उसे कैंप से बाहर आने पर मजबूर कर देती है। अब कैंप से बाहर निकलकर वो एक विशाल चमकती हुई चीज के पास आता है, जिसकी चमक और बनावट ने उसे पूरी तरह से हैरान कर दिया था। पर आखिर उस चीज के अंदर ऐसा क्या है, ये देखने की उत्सुकता में वो आदमी उस चीज को तोड़ने लगता है, लेकिन उस चीज के अंदर की चमक उसे बेहोश कर देती है। अब कुछ देर के बाद जब उस आदमी को होश आता है तो उसके हाथ पर एक रहस्यमयी निशान बना हुआ था और वो चमकती हुई चीज भी वहां से गायब हो चुकी थी। ये घटना हम दर्शकों के मन में कई सवाल छोड़ गई थी, जैसे कि वो चमकती हुई चीज क्या थी और इस आदमी के हाथ पर ये निशान कैसे आया। पर अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखोगे तो तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। खैर, अब कहानी यहाँ से सीधा 2008 में पहुँच जाती है, जहाँ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में हम हेलन नाम की एक वैज्ञानिक को देखते हैं जो कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। हेलन एक सिंगल मदर है और वो अपने सौतेले बेटे जेकब के साथ रहती है। पर एक रात के खाने के वक्त कुछ सरकारी एजेंट्स वहां आकर हेलन को अपने साथ ले जाते हैं। तब रास्ते में हेलन उनसे पूछती है कि आखिर मुझे क्यों ले जाया जा रहा है, लेकिन इस बारे में उन एजेंट्स को भी कोई जानकारी नहीं थी। पर यह काम इतना जरूरी था कि उन लोगों के लिए हाईवे तक को बंद कर दिया गया था ताकि उन्हें पहुंचने में किसी भी तरह की देरी ना हो। अब इसके बाद हेलन को एक मिलिट्री प्लेन में बिठा दिया जाता है और उस प्लेन में हेलन की तरह और भी कई वैज्ञानिक थे जिन्हें हेलन की तरह ही यहाँ पर लाया गया था। पर उनमें से किसी को भी ये नहीं पता था कि उन लोगों को आखिर यहाँ क्यों लाया गया है। अब इस प्लेन को एक मिलिट्री एकेडमी में उतारा जाता है, जहां एक ऑफिसर सब वैज्ञानिकों को बता रहा था कि फोन और कैमरा अंदर ले जाना मना है। पर हेलन अपना फोन छुपा लेती है। इसी बीच हेलन को माइकल नाम का उसका एक दोस्त मिलता है जो उसे बताता है कि मैंने ही इस सब में तुम्हारा नाम डाला है। अब इस सब के बाद उन सबको कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाया जाता है, जहां बताया जाता है कि आखिर इन सबको यहाँ क्यों बुलाया गया है। वहां पता चलता है कि अंतरिक्ष में कुछ एबनॉर्मल और खतरनाक हो रहा है। दरअसल नासा के वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया है कि कोई अनजान चीज बहुत ही तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रही है और ये चीज सीधा मैनहट्टन शहर से टकराएगी। पर इससे होने वाले परिणाम का उन लोगों को कोई अंदाजा नहीं है। वैसे तो मिलिट्री वाले इस अनजान चीज पर मिसाइल छोड़कर उसे अंतरिक्ष में ही तबाह कर सकते थे, पर इसकी गति इतनी ज्यादा है कि ऐसा करना नामुमकिन था। मैनहट्टन शहर में तकरीबन 8 करोड़ लोग रहते हैं और इन लोगों के पास उस शहर को खाली करवाने तक का भी वक्त नहीं है, क्योंकि वो अनजान चीज 1 घंटे और 18 मिनट में धरती से टकराने वाली है। अब इस सब के बाद हेलन चुपके से बाथरूम में जाकर जेकब को फोन करती है और उसे बताती है कि बहुत जल्द काफी तेज तूफान आने वाला है, इसलिए तुम इजाबेल के साथ बेसमेंट में चले जाना। इजाबेल हेलन की बहुत अच्छी दोस्त है और जब से हेलन यहाँ आई है तब से इजाबेल ही जेकब का ख्याल रख रही है। खैर, इस सब के बाद सब वैज्ञानिक इस मुसीबत का हल ढूंढने में लग जाते हैं, पर तब तक वो अनजान चीज पृथ्वी के करीब आ जाती है। लेकिन पृथ्वी के वातावरण में दाखिल होते ही उस चीज की गति बहुत ही धीमी हो गई थी, जिसके कुछ वक्त बाद वो चीज न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में उतर जाती है। तब सभी वैज्ञानिक और मिलिट्री फोर्स वहां पर पहुंच जाते हैं। अब कुछ समय बाद वो चीज बहुत ज्यादा चमकने लगती है और ये देखकर सभी मिलिट्री वाले उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर इसी बीच हेलन जब उस चीज के पास जाती है तो उसकी तरफ एक एलियन का हाथ बाहर आता है, पर घबराए हुए मिलिट्री वाले उसे गोली मार देते हैं। अब जबकि पहले हमला धरतीवासियों ने किया था, इसलिए उनके हमले का जवाब देने के लिए उस चीज में से एक बहुत बड़ा रोबोट निकलता है जो कि अपनी लेजर बीम से इंसानों की सारी टेक्नोलॉजी को बंद कर देता है और गोली लगे उस एलियन की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। मगर वो एलियन उस रोबोट को ऐसा करने से मना कर देता है, जिससे वो रोबोट वहीं पर बंद हो जाता है। दरअसल इस रोबोट का नाम है गोट, यानी कि जेनेटिकली ऑर्गेनाइज्ड रोबोटिक टेक्नोलॉजी। दरअसल गोट को इस एलियन की आज्ञा का पालन करने के लिए ही बनाया गया था और इसे किसी भी हथियार से नुकसान पहुंचाया नहीं जा सकता। और ये अनजान चीज भी कुछ और नहीं बल्कि एक अंतरिक्ष यान था।
अब इतना कुछ होने के बाद जल्दी से उस एलियन को मिलिट्री के अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां एक डॉक्टर उसके अंदर से गोली निकालता है और तब उसे पता चलता है कि ये उस एलियन का शरीर नहीं है। अब उस एलियन की बाहरी चिपचिपी परत धीरे धीरे निकल जाती है और उसके अंदर से निकलने वाला एलियन अब धीरे धीरे इंसानी रूप लेता जा रहा था। हेलन बताती है कि अगर इस एलियन को धरती पर जिंदा रहना है तो उसे इंसानी रूप लेना ही पड़ेगा, जिसके लिए एलियंस पहले भी धरती पर जरूर आए होंगे और किसी इंसान का डीएनए सैंपल लेकर गए होंगे, जिसका मतलब है कि 1928 में वो चमकती हुई अनजान चीज इन एलियंस का अंतरिक्ष यान था और उस आदमी के हाथ पर वो निशान इसलिए बना था क्योंकि एलियंस उसका डीएनए सैंपल लेकर गए थे। वहीं यहाँ के प्रेसिडेंट को एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया था और इन हालातों के ठीक होने तक रेजिना ही यहाँ पर सब कुछ संभाल रही थी, जो कि अमेरिका की डिफेंस सेक्रेटरी है। तब जनरल उसे बताता है कि पृथ्वी की परिक्रमा करती हुई 3 डिफेंस सैटेलाइट्स में से एक से हमारा संपर्क टूट गया है, जो कि यहाँ की डिफेंस सिस्टम कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी और इसी के जरिए वो एलियंस इनके मिसाइल डिफेंसेस को बंद करके इनके एयर स्पेस में घुस आए। इसके बाद रेजिना उस एलियन से बात करने आती है और तब तक वो एलियन पूरी तरह से एक इंसान बन चुका था और ये इंसान बिल्कुल उसी इंसान की तरह दिख रहा था जिसका डीएनए एलियंस ने 1928 में लिया था। अब वो एलियन बताता है कि मेरा नाम कलाटू है और रेजिना उससे पूछती है कि तुम्हारा हमारे ग्रह पर आने का क्या मकसद है, पर वो एलियन कहता है कि मैं धरती के लीडर से बात करना चाहता हूँ और मैं ये सब उसी को बताऊंगा। मगर रेजिना उसकी बात को अनसुना करते हुए ये फैसला करती है कि कलाटू को बेहोश करके किसी और जगह पर ले जाया जाए जहां उससे अच्छे से पूछताछ की जाएगी, पर माइकल इसमें रेजिना का साथ देने से मना कर देता है। मगर हेलन जानती थी कि अगर उन्होंने ये नहीं किया तो रेजिना ये किसी और से करवा लेगी, इसलिए वो कलाटू को बेहोश करने के लिए मान जाती है। लेकिन वो बेहोशी की दवाई की जगह पर कलाटू को एक साधारण दवाई का इंजेक्शन दे देती है और धीरे से उसे यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। अब इंजेक्शन के बाद कलाटू को पूछताछ के लिए ले जाया जाता है, जहाँ एक वैज्ञानिक कलाटू से पूछताछ करते वक्त उस पर पॉलीग्राफ मशीन का इस्तेमाल करता है। मगर कलाटू के मना करने के बावजूद जब वो वैज्ञानिक नहीं रुकता तो कलाटू उस पर अपनी बायोइलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जिससे वो मशीन ओवरलोड हो जाती है और वो वैज्ञानिक भी कलाटू के वश में आ जाता है। तब कलाटू उस वैज्ञानिक से यहाँ से बाहर जाने का रास्ता और दरवाजा खोलने का कोड पूछ लेता है और वो यहाँ बैठे बैठे ही सीसीटीवी कैमरास के जरिए ये देख लेता है कि सभी गार्ड्स के कानों में कम्युनिकेशन डिवाइस लगी हुई थी। तब वो इस डिवाइस में कानों में चुभने वाली आवाज छोड़ता है और सभी गार्ड्स का ध्यान भटकाकर उस वैज्ञानिक का सूट पहनकर यहाँ से निकल जाता है। कलाटू यहाँ से निकलकर सीधा एयरपोर्ट आता है, जहाँ न्यूज से हमें पता चलता है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एलियंस के अंतरिक्ष यान उतर रहे हैं, जिसे कुछ लोग नए युग का सूचक मान रहे हैं और कुछ लोग दुनिया के अंत का। मगर वहीं कलाटू की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, लेकिन वो अब हेलन पर भरोसा करने लगा था, इसलिए वो हेलन को कॉल करके उसे यहाँ बुलाता है और हेलन जेकब के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। अब कलाटू वहाँ से सीधा मैकडॉनल्ड्स जाता है और एक बूढ़े आदमी से मिलता है। वो बूढ़ा आदमी भी दरअसल एक एलियन ही था जो पिछले 70 सालों से धरती पर रह रहा था और उसे यहाँ पर इंसानों के बारे में जानकारी लेने के लिए भेजा गया था। तब वो बूढ़ा एलियन कलाटू को बताता है कि इंसान अच्छे से जानते हैं कि पृथ्वी का अंत होने वाला है, पर इसके बावजूद वो लोग बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। जिस पर कलाटू कहता है कि आप वापस चलने की तैयारी करो और मैं सभी इंसानों को खत्म करने की प्रक्रिया को शुरू करता हूँ। जिस पर वो एलियन कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, पर कलाटू का कहना था कि अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम भी मारे जाओगे। मगर वो एलियन कहता है कि मैं तुम्हें ये समझा नहीं पाऊंगा, पर अब पृथ्वी ही मेरा घर है और मैं यहाँ के लोगों से प्यार करने लगा हूँ। और ये सुनकर कलाटू हैरान रह जाता है। वहीं अमेरिकी फौज गोट पर अलग अलग तरह से हमला कर रही थी, जिसे देखकर गोट एक्टिवेट हो जाता है और उनकी सभी मिसाइल्स और विमानों को नष्ट कर देता है। इधर कलाटू हेलन के साथ न्यू जर्सी के जंगलों में आता है, जहां वो नदी के किनारे आकर अपने अंतरिक्ष यानों में से एक यान को छूता है तो दुनिया भर में मौजूद अलग अलग यानों में पृथ्वी के हर प्रजाति के जानवर इकट्ठा होने लगते हैं। जिसके बाद कलाटू के आदेश पर वो सारे अंतरिक्ष यान धरती से वापस लौट जाते हैं। अब ये सब देखकर हेलन कलाटू से पूछती है कि बताओ आखिर ये सब क्या हो रहा है और तुम तो पृथ्वी को बचाने आए थे ना। तो कलाटू बताता है कि ये ग्रह मर रहा है और इसे खत्म कर रहे हैं इंसान, इसलिए मैं इंसानों को बचाने नहीं बल्कि पृथ्वी को इंसानों से बचाने आया हूँ।
वो बताता है कि अंतरिक्ष में कुछ गिने चुने ग्रह ही हैं जिन पर जीवन संभव है और धरती उन ग्रहों में से एक है, इसलिए हम इस ग्रह को मरने नहीं दे सकते और धरती को बचाने का बस एक ही तरीका है और वो है इंसानों का खात्मा। तब हेलन कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो क्योंकि हम इंसान खुद को बदल सकते हैं, पर कलाटू कहता है कि हमने देखा है और इंतजार किया है कि इंसान एक दिन जरूर बदलेंगे, लेकिन अब चीजें हद से बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, इसलिए इंसानों को खत्म करने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। तब हेलन उससे कहती है कि अगर तुम चाहो तो इस बर्बादी को रोक सकते हो, जिस पर कलाटू कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि मैं तुम्हारे नेताओं से बात करना चाहता हूँ, पर हेलन कहती है कि वो हमारे नेता नहीं है और अगर तुम हमारे नेता से बात करना चाहते हो तो चलो मैं तुम्हें उसके पास ले जाती हूँ। जिसके बाद वो कलाटू को प्रोफेसर कर्ल के पास ले आती है, जिनको अपने काम के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका था। प्रोफेसर कलाटू से पूछते हैं कि क्या तुम लोगों पर ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई और अगर आई भी तो तुम इससे कैसे बचे। तो कलाटू कहता है कि एक बार हमारा सूरज लगभग मर चुका था, इसलिए जिंदा रहने के लिए हमें खुद को बदलना ही पड़ा। और ये सुनकर प्रोफेसर कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि जब तुम्हारी दुनिया पर तबाही का डर छाया तब तुम वो बने जो आज हो और हम लोग भी आज उसी मोड़ पर खड़े हैं, क्योंकि ऐसी मुसीबत में पड़कर ही लोग खुद को बदलने के बारे में सोचते हैं। और कलाटू भी धीरे धीरे प्रोफेसर की बात समझने लगा था, लेकिन वहीं जेकब अपनी माँ के एक एलियन का साथ देने की वजह से उससे नाराज था, इसलिए वो टीवी पर चल रही न्यूज से नंबर लेकर मिलिट्री वालों को फोन करके यहाँ बुला लेता है। तब हेलन, जेकब और कलाटू यहाँ से भाग जाते हैं, पर उसके बावजूद मिलिट्री वाले हेलन को पकड़कर ले जाते हैं। लेकिन जब वो कलाटू पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो कलाटू उनके 2 हेलीकॉप्टर्स को नष्ट कर देता है। दूसरी ओर गोट पर अमेरिकी सेना के सारे हमले बेकार हो जाने के बाद वो लोग कंटेनमेंट पैनल्स का इस्तेमाल करके गोट को अंडरग्राउंड बेसमेंट में ले जाते हैं, जहां वो गोट के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। लेकिन गोट अपने छोटे छोटे कणों के जरिए उनके औजारों और मशीनों को खत्म करने लगता है, क्योंकि ये कण दरअसल नैनोबॉट्स हैं। तब डर के मारे वो लोग गोट को आग से जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तब गोट छोटे छोटे कणों में बिखरकर उस चेंबर में तबाही मचा देता है और उस चेंबर के सील होने की वजह से वहां मौजूद सब लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद गोट वहां से बाहर निकल आता है और मिलिट्री वाले उसे रोकने के लिए उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन गोट के कणों से बने इस तूफान पर उनके किसी भी हथियार का कोई असर नहीं होता, बल्कि वो पलक झपकते ही उनके सारे हथियारों को बर्बाद कर देता है। और अब ये तूफान हर जगह फैलकर अपने सामने आने वाली हर एक चीज को बर्बाद करता जा रहा था। वहीं रेजीना, जो पहले एलियंस पर हमला करके इस जंग को जीतना चाहती थी, अब उसे एहसास हो गया था कि उसका ये फैसला गलत था। इसलिए वो हेलन से रिक्वेस्ट करती है कि वो कलाटू को इस तबाही को रोकने के लिए मना ले, जिसमें माइकल भी हेलन के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं जेकब कलाटू को हेलीकॉप्टर्स को ब्लास्ट करता हुआ देखकर काफी डर गया था, इसलिए वो उससे मदद मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दो। और कलाटू भी जेकब की मासूमियत देखकर पिघल जाता है। वो जेकब को लेकर एक कैबिन तक आता है। अब कलाटू वहां के फोन को ठीक करता है, जिससे जेकब हेलन को कॉल करके उसे अपने पिता की कब्र पर आने के लिए कहता है और खुद जेकब और कलाटू भी वहां के लिए निकल पड़ते हैं। मगर रास्ते में ही जेकब और कलाटू की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। तब कलाटू की कई सारी शक्तियों को देखने के बाद जेकब उससे कहता है कि प्लीज मेरे पिता को जिंदा कर दो, मगर कलाटू के पास किसी मरे हुए को जिंदा करने की शक्ति नहीं थी। और ये सुनकर जेकब रोने लगता है, क्योंकि वो हेलन को पसंद नहीं करता था। लेकिन तभी हेलन वहां पहुंचकर उसे गले लगा लेती है। जेकब अपने पिता के बिना बहुत अकेला महसूस कर रहा था, पर हेलन उससे कहती है कि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जेकब की सौतेली माँ होने के बावजूद भी हेलन उससे बहुत प्यार करती थी और ये देखकर कलाटू भी पिघल जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि इंसान बुरे नहीं हैं। तब हेलन उससे कहती है कि प्लीज हम इंसानों को सुधरने का एक मौका दो, और इस बार कलाटू उसकी बात मान जाता है। अब कलाटू हेलन और माइकल के साथ सेंट्रल पार्क की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि वहां पर ही उसका अंतरिक्ष यान उतरा था। वहीं रेजीना कॉल पर प्रेसिडेंट से बात करते हुए बताती है कि अगर हमने एलियंस पर एक और हमला किया तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। लेकिन प्रेसिडेंट उसकी बात नहीं मानता और उसे सेंट्रल पार्क में मौजूद अंतरिक्ष यान पर मिसाइल से हमला करने का आदेश देता है। और तब तक हेलन, माइकल और कलाटू भी वहां पहुंचकर इस हमले की चपेट में आ जाते हैं, जिसमें माइकल मारा जाता है। इसी बीच गोट का तूफान भी यहाँ पर पहुंच चुका था। तब कलाटू हेलन और जेकब को जल्दी से एक सुरक्षित जगह पर ले आता है
पर तब तक गोट के कण जेकब और हेलन के अंदर आ चुके थे, यानी कि अब वो मरने वाले थे। पर कलाटू उन कणों को अपने अंदर समा लेता है, जिससे जेकब और हेलन की जान बच जाती है। जिसके बाद कलाटू उस तूफान से होता हुआ अपने अंतरिक्ष यान के पास पहुंचता है और वो जैसे ही उस यान को छूता है तो एक चमकदार ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा पूरी पृथ्वी में फैल जाती है और गोट के इस तूफान को खत्म कर देती है। पर इसके साथ ही कलाटू धरती की सारी टेक्नोलॉजी को भी बंद कर देता है, जिसके बाद वो खुद भी धरती से वापस चला जाता है। पर जाने से पहले उसने धरती को पूरी तरह से रीसेट कर दिया था। धरती पर अब इंसान की बनाई हुई सभी तकनीकें जैसे कि बिजली, संचार उपकरण और वाहन पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं। और ये रीसेट मानवता के लिए एक संदेश है कि उन्हें अपनी तकनीक और पर्यावरण में बैलेंस बनाकर रहना चाहिए। और ये इंसानों के लिए जीवन दान के साथ साथ एक चेतावनी भी थी कि अगर इंसानों ने अपनी आदतों को नहीं बदला तो अगली बार उन्हें कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम अक्सर ऐसी दिलचस्प कहानियां आपके लिए लाते रहते हैं। खैर, मैं अब तुमसे मिलता हूँ अगली कहानी में, और तब तक के लिए अलविदा।